नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले तो मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे वह है गुप्तोत्तर काल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक उसी तरीके से जो इससे पूर्ववर्ती टॉपिक अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी महत्ता को भारतीय इतिहास के अंतर्गत दर्ज कराए हुए हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करेंगे। गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करें उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में मैं रखता हूँ, उसको जो रखना चाहूँगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो पुनः मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ वो शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप यहाँ पर देखेंगे शशांक आईएएस, उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके अपने यानी कि मेरा इमेज है आपकी अपनी संस्था का। तो आज ही डाउनलोड करें, यानी डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज में आप अपने जो है प्रतिभा को देखिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इतिहास एक समग्र अध्ययन जिसका कोर्स आपके बीच में यहाँ पर चल रहा है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, जिसके अंतर्गत आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा आपसे की जाएगी। बात अगर हम फीस स्ट्रक्चर की करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 1199 रुपये इस पूरे संपूर्ण कोर्स की फीस है। बट अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये में। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको फ़ीस सबमिट का ऑप्शन आएगा और आप वहाँ पर फ़ीस को सबमिट करके और जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाद कोर्स का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करें। एक ऐसा टॉपिक जिसके अंतर्गत कई राजवंशों के बारे में हम बात करते हैं, कई राजवंशों के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगर हम लोग साम्राज्य को देखें तो 6 सेंचुरी बीसी के बाद और तकरीबन 700 ईस्वी के पहले तक दो बड़े साम्राज्यों का अभ्युदय हुआ, दो बड़े साम्राज्यों का राइजिंग हुआ, जिनमें से एक मौर्य साम्राज्य और दूसरा गुप्त साम्राज्य। यह एक ऐसे साम्राज्य थे जिनके शासनकाल के दौरान हालांकि इनका उत्थान, शिखर पर पहुंचना और पतन सब देखा गया, लेकिन जब ये अपने शिखर की तरफ उन्मुख थे तो उस समय सिर्फ अपने क्षेत्र को ही नहीं, यानी कि भारत को ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर के राज्य को विजित कर एकता के सूत्र में पिरो दिया था। चाहे वो मौर्यों का इतिहास रहा हो या फिर गुप्तों का इतिहास रहा हो। और लगभग आप सभी विद्यार्थी कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं अधिकांश, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरह से मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को आपके बीच में रखा और वहाँ पर एक समझ आपकी डेवलप हुई कि मौर्य शासनकाल के दौरान किस तरह से भारत का विस्तार आप चारों दिशाओं में देख पा रहे थे। ठीक वही कहानी गुप्तोत्तर काल में हुआ। जिस तरह से मौर्य शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनसे पहले बिंदुसार जैसे शासक हुए, ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे गुप्त शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त जैसे शासकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खैर, आज हम लोग परिचर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल। तो आपको याद होगा और ठीक से अगर आप समझ पाए होंगे तो बार बार मैं एक कॉन्सेप्ट, एक बात आपके बीच में रखता हूँ कि जब जब शासन सत्ता में बैठा हुआ शासक कमजोर होगा तब तब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होगा। और क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय किन परिस्थितियों में होता है आपको पता ही है कि जब शासक केंद्र का कमजोर होता है तो उसके अधीन जो सामंतीय शासक हुआ करते थे, सामंतीय राजवंश हुआ करते थे, वह अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं स्वतंत्रता की स्थिति में नए नए राज्यों का अभ्युदय होता है। आप शायद मेरे बात को समझ पा रहे होंगे क्योंकि अब तक इस कॉन्सेप्ट को और इस बात को आप ठीक तरीके से पिछली कक्षा कार्यक्रम में समझते हुए आए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब जब केंद्र की शासन सत्ता कमजोर होती है, शासक कमजोर होता है, तब तब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय तो होता ही होता है। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि मैं अगली लाइन क्या बोलने जा रहा हूं, तब तब विदेशियों का या विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भी होता है। हालांकि उस टाइम विदेशी आक्रांताओं का जब आक्रमण होता है तो उससे जो सीमावर्ती राज्य होते हैं सबसे अधिक वही प्रभावित होते हैं, क्योंकि केंद्र कितनों भी कमजोर हो जाए तो भी सीमावर्ती राज्यों की तुलना में वह अपेक्षाकृत मजबूत रहता है, जब तक कि
कोई एक ऐसा शासक ना आ जाए जो एकदम विलासी हो, कामुक हो, किसी प्रकार का कार्य करने में उसकी रुचि ना हो, किसी प्रकार का मतलब कि एक साहसिक कार्य करने में उसकी रुचि ना हो। तो ऐसे में एक बार पुनः हम उस स्थिति की तरफ प्राचीन इतिहास में हैं जहाँ पर केंद्र की शासन सत्ता कमजोर हो जाती है, गुप्तों का लगभग पतन हो जाता है और उनके जो सामंतीय शासक थे वह कहीं न कहीं क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में अभ्युदय करते हैं और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। जहाँ भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अभ्युदय हो जाता है, छोटे छोटे राज्य अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, वहीं उसी समय विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भी होता है। अब चूंकि एक बात आपको बहुत बारीकी से समझ लेना होता है कि जब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होता है साहब, तो होता क्या है कि उन क्षेत्रीय शक्तियों में एक महत्वाकांक्षा आ जाती है कि क्यों ना मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करके समूचे भारत को अपने अधीन कर लूं। हर क्षेत्रीय शक्तियों के मन में यही बात आती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको पता है कि जब मुगल काल अपने पतोन्मुख की ओर अग्रसर था और उस समय कई क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हो रहा था और हर क्षेत्रीय शक्तियां यही महसूस कर रही थी कि मुगलों की जो जगह है, ठीक है, उसको मैं प्राप्त कर लूं, चाहे बंगाल हो, चाहे अवध हो, या फिर इसके अलावा मराठा हो, सिख हो, ठीक है, कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर, कोई भी हो। और आप इस बात को समझेंगे कि जब उन क्षेत्रीय शक्तियों के मन में ये बात आई कि मुगलों का जो स्थान खाली हो रहा है उसको मैं अपने अधिकार में ले लूं, तो निश्चित रूप से साहब वह क्षेत्रीय शक्तियां अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को दिखाने के लिए आपस में लड़ेंगी। भाई उसमें से जो सुपर पावर होगा वही तो केंद्र में बैठेगा, वही तो समूचे भारत प्रशासन करेगा। और जब जब इतिहास में ऐसी स्थिति बनती है कि क्षेत्रीय शक्तियां आपस में लड़ने लगती हैं, तब तब बाहरी लोगों का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। चाहे वह बाहरी लोग मुगल काल के अंतिम समय में आप देखेंगे, चाहे यूरोपीय हों, जैसे आप पुर्तगाल देखेंगे, डच देखेंगे, डेन देखेंगे, ब्रिटिश देखेंगे, फ्रांसीसी देखेंगे, या फिर चाहे गुप्तोत्तर काल में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हूणों का, हालांकि गुप्त काल के अंतिम समय में ही हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे गुप्तोत्तर काल यानी कि हूणों के अंतिम समय में वो काफ़ी मजबूत रहे। तो इस स्थिति को आप देखेंगे कि गुप्तों के पतन के बाद जिन क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ समूचे भारत में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों को जो है हम भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल के रूप में जानते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में उन क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। इसके साथ ही साथ गुप्तोत्तर काल में जो विदेशी आक्रांताओं का भारत पर अपनी जो है इच्छा आक्रमण करने और राज्य को विजित करने की थी, वो भी कहीं न कहीं पूरी होती दिखेगी। तो हम सब पर परिचर्चा करेंगे। और आज आइए गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत किस किस राजवंश के बारे में बात करनी है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। आप यहां पर देखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ नए नए वंशों का उदय हुआ। अच्छा, एक बात और आपको सोचना होता है, बात को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या गुप्तों के पतन के बाद ही इनका अभ्युदय हुआ, या फिर जिस समय गुप्त शासन सत्ता केंद्र में शासन कर रही थी उस समय ही इनका अभ्युदय हो चुका था। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। गुप्त शासन काल के दौरान ही इन क्षेत्रीय शक्तियों का जो है अभ्युदय हो चुका था, लेकिन वो सामंतीय रूप में थे, वो अधीन थे। जब गुप्त राजवंश में कमजोर शासन सत्ता में आएंगी उस समय यह क्षेत्रीय शक्तियां बहुत तेजी से उभरेंगी और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जो है वह अपने अपने राज्यों को विस्तार देंगी और आसपास के पड़ोसी राज्यों को विजित करने का प्रयास करेंगी, या यूं कहिए कि विजित करने के प्रयास के साथ साथ वह अपने आप को स्वतंत्र कर देंगी। तो गुप्तों के पतन के पश्चात उनके उस ध्वंसावशेष पर, ठीक है, उनकी उस पूरे साम्राज्य पर जिन क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ उनमें आप देखेंगे वल्लभी के मैत्रक वंश, यानी कि वल्लभी यानी कि गुजरात में। अभी हम मैप के माध्यम से भी इस बात को क्लियर करेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वल्लभी के मैत्रक वंश, इनका अभ्युदय हुआ। इसके साथ ही साथ मालवा में यशोधवर्मन, ठीक है, बंगाल में गौड़ वंश का अभ्युदय हुआ, पंजाब में हूण जो बाह्य आक्रांता हैं अपने जो है अधीन कर लिए पंजाब को, मगध में उत्तरवर्ती गुप्तों का अभ्युदय हुआ, थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र के आसपास पुष्यभूति वंश का अभ्युदय हुआ और कन्नौज के क्षेत्र में मौखरियों का अभ्युदय हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मौखरी वंश, मौखरी डायनेस्टी कन्नौज में, पुष्यभूत डायनेस्टी थानेश्वर में, मगध में लेटर गुप्ता, पंजाब में हूण, बंगाल में गौड़ वंश, मालवा में यशोधर्मन और वल्लभी में मैत्रक वंश जैसे
क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ। सब एक बात और बारीकी से आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये आपका आपका अपना देश हिंदुस्तान है, तो कभी भी जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास, इसको ध्यान में रख के पढ़ना होता है। तो चूंकि गुप्तों का शासन सत्ता, अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त तक देखूं, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। और उसके बाद के जो शासक हुए वो कमजोर हुए। तो जब उसके बाद के शासक कमजोर हुए तो आपको पता है कि गुप्तों का जो केंद्र था वह पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये राजधानी के रूप में थी। आपको याद होगा, पाटलिपुत्र प्लस उज्जैन। अब हुआ क्या कि जब गुप्त शासक कमजोर होंगे तो इनका जो विस्तार होगा वो संकुचित होता चला जाएगा और कहीं न कहीं बहुत कम क्षेत्रों में ही रह जाएगा। उसके बाद और संकुचित होते होते इनका पतन हो जाएगा। तो चूंकि गुप्तों का जो केंद्र बिंदु रहा वह उत्तर भारत रहा। कहाँ रहा? उत्तर भारत रहा। विशेष करके जो लेटर गुप्ता क्या मतलब विशेष करके जो महत्वपूर्ण गुप्त शासक हुए उनके बाद के जब कमजोर शासक हुए तो सिमट करके उत्तर भारत में रह गए। तो ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं आप विशेष करके यहाँ देखेंगे ये उत्तर भारत में हैं। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई नवीन शक्तियों का अभ्युदय हो रहा था, यानी कि यहाँ पर साउथ इंडिया में। तो दक्षिण भारत में जिन नवीन शक्तियों का अभ्युदय हो रहा था उनको हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग उत्तर भारत और इसके साथ ही साथ, अगर उत्तर भारत को देखा जाए तो इसके साथ ही साथ ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, पूर्व का क्षेत्र है, इस पर भी नवीन शक्तियों का अभ्युदय प्रारंभ हो गया। सीधी सी बात है साहब, इतिहास को उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम के हिसाब से नहीं देखा जाता है। उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक ही शासनकाल के दौरान आप देखेंगे उत्तर में अलग परिस्थिति बनती है, दक्षिण में अलग परिस्थिति बनती है एक ही समय काल के दौरान। तो यहाँ पर गुप्तों के पतन के बाद विशेष करके हम उत्तर भारत के राज्यों को देखेंगे। अब इन उत्तर भारत के राज्यों को जब देखेंगे तो इनके पश्चिमोत्तर वाले पार्ट को भी देख लेंगे और पूर्वी क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो गुप्त शासन सत्ता के अभ्युदय के बाद जो गुप्तों के समय में सामंती शासक के रूप में शासन कर रहे थे, कहीं कहीं उनके अधीन शासन कर रहे थे, वह अब जो है एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने अस्तित्व को दिखा रहे हैं। और इन शक्तियों के मध्य आप देखेंगे कहीं कहीं आपसी संघर्ष होगा और सत्ता के केंद्र में आने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो इनके बीच में आपसी संघर्ष हो उससे पहले कि इस पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कौन कौन सा ऐसा राजवंश है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी हमें विशेष रूप से जान लेना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए गुप्तोत्तर काल में तो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है। इसी को इतिहास में वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका थानेश्वर का वर्धन वंश है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना, अभी गुप्त शासन सत्ता के पतन के बाद ये उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत में इन राज्यों के अभ्युदय की मैं बात कर रहा हूँ। जिस समय उत्तर भारत में थानेश्वर वगैरह में पुष्यभूति वंश का शासन हो रहा है, उस समय दक्षिण भारत में आप देखेंगे चालुक्य वगैरह का शासन बहुत मजबूत है। इसीलिए आगे चल करके जब मैं थानेश्वर वंश के बारे में बात करूंगा, विशेष करके थानेश्वर वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में बात करूंगा, तो आप देखिएगा कि एक तरफ उत्तर भारत में हर्षवर्धन अपनी शासन सत्ता को मजबूत करेगा, वहीं दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा शासन सत्ता को मजबूत कर अपने साम्राज्य विस्तार किया जाएगा। जहां पुलकेशिन द्वितीय साम्राज्य विस्तार करते हुए उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं हर्षवर्धन उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत कर दक्षिण भारत में बढ़ता है। दोनों का आमना सामना मध्य भारत में होगा, नर्मदा नदी के तट पर। खैर इतिहास की अभी भविष्य की बात है, जब भी तो हम तो यहाँ पर अभी तो राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पर डिटेल में पर चर्चा करेंगे। तो अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हों, गंभीरतापूर्वक आप क्लास को देखिएगा, जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो नवीन शक्तियाँ थीं इनमें सबसे महत्वपूर्ण थानेश्वर में पुष्यभूत वंश है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी पुष्यभूत वंश के साथ, इसी वर्धन वंश के साथ आप मौखरी वंश को भी, इनके इतिहास को जानेंगे और गौड़ वंश। बाकी यहाँ पर जो हैं बल्लभी हैं, मालवा है, पंजाब है, मगध के उत्तरवर्ती गुट हैं,
वह उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि ये तीन प्रमुख राजवंश, थानेश्वर के पुष्यभूत वंश, बंगाल का गौड़ वंश और कन्नौज के मौखरी। इनमें भी अगर आपकी परीक्षा से प्रश्न बनता है और अगर आप किसी एक राजवंश के बारे में मुझसे जानने का प्रयास करें तो मैं थानेश्वर के पुष्यभूत वंश यानी कि वर्धन वंश के बारे में ही आपसे कहूँगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये बन जाता है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। तो खैर वर्धन वंश के बारे में आज तो अपने को नहीं लगता ये वर्धन वंश के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन बाकी के जो राजवंश हैं आइए उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको जान लेते हैं कि वर्धन वंश का वल्लभी वंश का जो है महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ, वल्लभी वंश से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, मालवा के यशोधवर्मन से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल में गौड़ वंश जो हैं उनसे क्या बन सकता है, या फिर कन्नौज और जो मगध के उत्तरवर्ती गुप्त, ताकि उसके बाद स्थानेश्वर की शासन सत्ता को हम आपको सहज तरीके से समझा पाएँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूं। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं इनके राजवंश के इतिहास को मैं आपको बताऊं कि उससे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ जाइए कि अगर आपका ये भारत है, हिंदुस्तान है, हमारे विद्यार्थी इस चीज़ को ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये आपका इम्पॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका गुजरात वाला सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका पड़ेगा साहब वल्लभी, क्या होगा, वल्लभी होगा, ठीक है। इसके बाद मालवा, यहाँ पर हम मालवा देख लेते हैं, मध्य भारत में मालवा। इसके साथ साथ बंगाल की अगर हम बात करें साहब तो यहाँ पर बंगाल देख लेते हैं, बंगाल। पंजाब आपसे छिपा नहीं है, ये पंजाब है, ठीक है। मगध की बात करते हैं तो मगध बीच में कर लेते हैं, अब तो आप इतना समझ गए होंगे। स्थानेश्वर की बात करते हैं तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वह स्थानेश्वर हो जाएगा, ठीक है, स्थानेश्वर। और कन्नौज का मौखरी यानी कि आप देखेंगे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर मौखरी, ठीक है। तो ये प्रमुख राजवंश, देखिए अगर आपको विजुअलिटी नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ जाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे मालवा, वल्लभी, पंजाब, थानेश्वर, मगध और मौखरी। अब यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को देखिए तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन लगभग सभी जो राज्य हैं वह उत्तर भारत के क्षेत्र में हैं, नॉर्थ साउथ, यानी कि अगर ये साउथ इंडिया है तो ये नॉर्थ इंडिया है, तो उत्तर भारत। दक्षिण में इस समय चालुक्यों का शासन सत्ता बहुत मजबूत था, ठीक है, वातापी के चालुक्य, खैर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख पा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू करिए। डायग्राम से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो सारी बातें घर करती हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जिस समय गुप्तों का पतन प्रारंभ हुआ उस समय हिंदुस्तान में उनके अधीन जो सामंतीय राजवंश हुआ करते थे उनका अभ्युदय हुआ और स्वतंत्र शासन सत्ता के रूप में अपने अपने राज्य का निर्माण कर लेते हैं। जहाँ पश्चिमोत्तर भारत की अगर हम बात करें या फिर पश्चिम भारत की बात करें, पश्चिमोत्तर नहीं पश्चिम भारत की बात करें तो वल्लभी में मैत्रक वंश है, मध्य भारत में मालवा का यशोधर्मन, ठीक है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में बंगाल का गौड़ वंश, आप देखेंगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पंजाब में होड़, मध्य में मगध, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में थानेश्वर में पुष्यभूत वंश और दिल्ली के नज़दीक यानी कि वर्तमान जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर मौखरी वंश। तो इन राजवंशों का अभ्युदय, और मैं फिर कह रहा हूँ इन सबके नाम को आपको याद करना जरूरी है कि कन्नौज में मौखरी वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, मगध के उत्तरवर्ती गुप्त होंगे। उत्तरवर्ती गुप्त यानी कि गुप्तों के बाद कि जो गुप्त हैं, क्योंकि गुप्त शासन सत्ता के बाद आप देखेंगे कि मगध में और भी गुप्त नाम के शासक हुए, लेकिन वह किस राजवंश परंपरा से थे इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके नाम के आगे भी गुप्त लिखा रहता था, इसलिए माना गया कि उत्तरवर्ती गुप्त हैं, बाद के गुप्त हैं। तो पंजाब में होड़, बंगाल में गौड़ वंश। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्तोत्तर काल के राजवंशों के बारे में टिप्पणी करें। गुप्तोत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर भारत में लगभग 7 महत्वपूर्ण राजवंश के लोग शासन कर रहे हैं, जिसमें एक विदेशी है, ठीक है। यानी पंजाब में जो हुड़ हैं ये बाह्य आक्रांता हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो हम खैर हुड़ों पर चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश कहते हैं। लेकिन थानेश्वर का जब वर्धन वंश का, पुष्यभूत वंश का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले आसपास के
शासकों के बारे में जान लेना जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला, बल्लभी के मैत्रक वंश। ठीक है, अगर बल्लभी के मैत्रक वंश की हम बात करें तो आपके दिमाग में ये डायग्राम तुरंत दोबारा से मैं यहाँ पर आपके बीच में रखता हूँ और हमारे साथ प्रयास करिएगा कि आप लोग भी। तो जो बल्लभी है वो गुजरात का जो आसपास का बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बल्लभी वंश के लोग शासन कर रहे हैं और बल्लभी में मैत्रक वंश शासन कर रहा है। कौन सा वंश? मैत्रक वंश। तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चलिए, संस्थापक कौन था? भट्टार्क। तो मैत्रक वंश का जो संस्थापक है वो भट्टार्क है। देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा, बल्लभी का मैत्रक वंश हो, ठीक है, मालवा में यशोधर्मन का शासन सत्ता हो, ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कामरूप राजवंश हो, इन सब में सिर्फ और सिर्फ संस्थापक और उनके शासनकाल के दौरान उनके जो राजा हुए, शासक हुए, उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, बस इतना ही प्रश्न बनता है। यहाँ से मैच करने के लिए आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। तो संस्थापक कौन सा है? भट्टारक। मुख्य बिंदु क्या क्या होगा जो बल्लभी से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है? तो देखेंगे मैत्रक वंश का उदय गुजरात, इस बात को आप पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ बौद्ध धर्म में आस्था थी, यानी कि जो मैत्रक वंश के लोग थे, यानी कि जो वल्लभी के लोग थे, वह किस धर्म में को सबसे अधिक मानते थे? तो बौद्ध धर्म को सबसे अधिक मानते थे। इसलिए आप देखेंगे वहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि यहाँ के विद्यार्थी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। यह तकरीबन 617 ईस्वी के आसपास आता है और इसने इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। तो इसमें बस इतना जानना है, बल्लभी में मैत्रक वंश शासन कर रहा है और इस वंश का संस्थापक भट्टार्क है, ठीक है। यहाँ पर बल्लभी विश्वविद्यालय है जहाँ पर 617 ईस्वी में इत्सिंग आता है, चाइनीज यात्री, और वह इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा करता है इस चीज़ को। इसके अलावा आप देखेंगे मालवा के यशोधर्मन। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो सहायक राजवंश के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि विस्तार से मैं परिचर्चा करूंगा हर्षवर्धन का। गुप्तोत्तर काल में विस्तार से अगर परिचर्चा किसी राजवंश के बारे में होगी उत्तर भारत के अंतर्गत तो हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश। लेकिन इन राजवंशों के संस्थापक और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर जरूर आप ध्यान देंगे। मालवा के यशोधर्मन की अगर मैं बात करूं, दोबारा से एक बार मैं यहाँ पर मैप को अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो आप इस चीज़ को समझेंगे, यानी कि यहाँ के आसपास का क्षेत्र है मालवा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो यशोधर्मन, ठीक है, इस शासक का नाम सीधे दिया जाता है। बाकी इसके अन्य जीवन परिचय के बारे में या फिर इनके पूर्वजों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इनका पूरा नाम था जैनेन्द्र यशोधर्मन। क्या नाम था? जैनेन्द्र यशोधर्मन। इनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है या जानकारी मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में जो है आप देखेंगे कि मालवा के यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर प्रशस्ति में उसे जैनेन्द्र कहा गया है। क्या कहा गया है? जैनेन्द्र कहा गया। तो कई बार ये प्रश्न बनता है। अब एक बार कमीशन ने प्रश्न पूछा था कि जो मालवा साम्राज्य था यशोधर्मन का, उनका साम्राज्य विस्तार, तो उनका साम्राज्य विस्तार कहा जाता है कि हिमालय से लेकर के दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक और पश्चिम समुद्र तट से लेकर के आप पूर्व में लोहित यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना आपको, ब्रह्मपुत्र एकदम पूर्व चली जाइए, आप इस मालवा को देखेंगे, इस मालवा को, तो आप यहाँ तक बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ समुद्र तट तक और फिर इसके बाद यहाँ तक। तो ये पॉइंट है। यहाँ पर पूर्व का मतलब कि यहाँ पर आप नहीं आएंगे, यहीं तक रहेंगे। तो ये बातें आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मालवा की उत्तर गुप्त या मगध की गुप्त, दरअसल मगध में गुप्तों का जब शासन था और गुप्त शासन सत्ता जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद मगध में एक बार पुनः एक नए गुप्त शासक राजवंश का अभ्युदय दिखाई देता है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो गुप्त हैं जो मगध में दूसरी बार देखने को मिलते हैं, क्या ये उन्हीं गुप्तों की संतान हैं, यानी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उन्हीं के राजवंश से हैं या स्वतंत्र राजवंश है इनका? तो इस बात को लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, क्योंकि जिस तरह से पूर्ववर्ती गुप्त शासक अपने नाम के आगे गुप्त टाइटल लगाते थे, जैसे समुद्रगुप्त हो गया,
चंद्रगुप्त हो गया, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, ठीक है, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए। तो वैसे यहाँ के शासक भी अपने नाम के आगे गुप्त लगाते हैं। तो इसलिए इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हो जाता है कि ये गुप्त थे या गुप्तों से भिन्न थे। खैर जो भी है, गुप्तों के बाद ये शासन सत्ता में आए और मगध में आए, क्योंकि गुप्त भी मगध में शासन कर रहे थे और ये भी मगध में आए, इसलिए इनको उत्तरवर्ती गुप्त कह दिया गया। अब इसके बाद इनका विस्तार मालवा की तरफ हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मगध से मालवा की तरफ हो जाता है। इसी मालवा में जो एक शासक होता है देवगुप्त नाम, हम उसका उल्लेख करेंगे, जिसके बारे में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों में तब पर चर्चा करेंगे जब हम लोग जो वर्धन वंश के बारे में बात करेंगे। खैर चलिए हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले संस्थापक कौन है भाई? मालवा में जो उत्तर गुप्त हैं उसके संस्थापक के रूप में कृष्णगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए परीक्षा में मैच करने के लिए आपके एग्जाम में आता है और कहा जाता है कि ये गुप्तों से भिन्न थे। चलिए मान लेते हैं। इस वंश का महान शासक यानी कि उत्तरवर्ती गुप्त का महान शासक एक तो देवगुप्त होता है और दूसरा आदित्य सेन होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से याद करना होगा कि मालवा के जो गुप्त थे या मगध के जो गुप्त थे, आप वहाँ पर देखेंगे उसमें सबसे महान शासक तो देवगुप्त और आदित्य सेन, ये दो प्रमुख हैं। इसमें भी देवगुप्त को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कहा जाता है कि देवगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह उसके मधुबन और वांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से, मधुबन और वांसखेड़ा अभिलेख से हमें जो है देवगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मधुबन और वांसखेड़ा अभिलेख। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसने गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर मौखरी नरेश गृहवर्मन की हत्या की। देखिए कहानी बड़ी रोचक है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कहानी है वर्धन वंश की, लेकिन यहाँ इतना मैं ज़रूर हिंट करूंगा कि कहा जाता है कि जो देवगुप्त है उसका रिलेशन, उसकी रिश्तेदारी जो है वह वर्धन वंश के लोगों के साथ थी। किसके साथ थी? वर्धन वंश के लोगों के साथ। लेकिन वहाँ पर भी कहानी होती है कि आगे चल करके वैचारिक मतभेद हो जाता है और जो ये गुप्त हैं यानी कि विशेष करके देवगुप्त, इनका वर्धन वंश के शासकों से एकदम 36 का आंकड़ा होता है। अब होता क्या है कि वर्धन वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन। कहा जाता है कि यह कलह, यह विवाद इस स्तर पर आ गया कि आगे चल करके राज्यवर्धन और उसके साथ ही साथ राज्यवर्धन का एक बहनोई होता है जिसका नाम होता है गृहवर्मन और वह मौखरी नरेश होता है। ठीक है, तो इसने किया क्या कि एक तो जो देवगुप्त था इसका रिलेशन था वर्धन वंश के शासकों से, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से वर्धन वंश के दुश्मन हो गए, और दूसरा देवगुप्त का आपसी रंजिश था मौखरियों से। तो मौखरी शासक होता है गृहवर्मा, गृहवर्मा होता है हर्षवर्धन यानी कि राज्यवर्धन जो भाई हैं उनकी एक बहन होती है राजश्री, उससे गृहवर्मा का विवाह होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर्षवर्धन का गृहवर्मा यानी कि गृहवर्मन बहनोई होता है। लेकिन इनके बीच की जो रंजिश थी, जो झगड़े की कलह थी, जब मैं आपको वर्धन वंश बताऊंगा तभी ये चीज़ें और क्लियर होकर के आएंगी। अब उसी रंजिश कलह में हुआ क्या कि देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक यानी गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर के मौखरी नरेश गृहवर्मा की हत्या कर दी। और जब गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है तब जाहिर सी बात है कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन अपने बहनोई के हत्यारे से निपटने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ेगा। तो एक बार पुनः जो है देवगुप्त शशांक के साथ मिलकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। अब आगे प्रश्न बनता है कि इसे जो है हर्ष को पराजित किया या नहीं किया, क्या है वह उस दौरान हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पर आप संक्षिप्त में इस बात को जान लीजिए कि मालवा के जो शासक थे उनका रिलेशन जो है वर्धन वंश के शासकों से था, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से वह रिलेशन खराब हुआ और दूसरे उनके पड़ोसी जो विशेष करके मौखरी थे उनसे एकदम रिलेशन अच्छा नहीं था और उन्होंने क्या किया, मौखरी नरेश गृहवर्मा की हत्या कर दी। तो एक सामान्य सा परिचय आप यहाँ पर जानेंगे। जब मैं आपको हर्षवर्धन पुनः कह रहा हूँ कि जब मैं हर्षवर्धन पढ़ाऊँगा तो सारी स्थिति मैं आपको बताऊँगा, बशर्ते कि इस लोकेशन, इस नाम को आपको विशेष रूप से जानना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि आपको दो शासक होंगे, एक देवगुप्त एक आदित्य सेन। तो देवगुप्त के बारे में आपने यहाँ पर देखा। आदित्य सेन के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे।
कितने भाई? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह वैष्णव धर्म का उपासक था। किस धर्म का उपासक था? वैष्णव धर्म का उपासक था। इसके समय में चीनी राजदूत वांग हुएन ने 2 बार भारत की यात्रा की। तो आदित्य सेन के शासनकाल के दौरान चीनी राजदूत वांग हुएन, ठीक है, वांग हुएन 2 बार यात्रा की। और कहा जाता है कि आदित्य सेन ने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। तो इनके बारे में बस इतना है। देखिए ऐसा है, हम आपको बताएं साहब कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, 1 डे एग्जाम्स, एक दिन की होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पीसीएस और आईएएस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वह सभी परीक्षाओं के साथ साथ आईएएस पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब आप उत्तरवर्ती गुप्त पढ़ेंगे या गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, तो गुप्तोत्तर काल का जो इतिहास है, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो वनडे एग्जाम के लिए बनेगा। यानी कि आप एसएससी की एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनता है कि उत्तर जो गुप्त मतलब गुप्तों के बाद का जो इतिहास है, गुप्तोत्तर काल, उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक और आर्थिक स्थिति, इसके बारे में आप बात करें तो मेंस के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, अगर स्टेट पीसीएस और आईएएस में अगर प्रश्न बनता भी है गुप्तोत्तर काल से, तो एक तरफ राजवंश का नाम दे देगा और एक तरफ उनके राज्य का नाम दे देगा और शासक का नाम दे देगा, और कहेगा कि मैच करने के लिए, तो सुमेलित करने के लिए वो प्रश्न बन सकता है। बाकी और कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ से। तो आदित्य सेन आप यहाँ पर देख लिए। इसके बाद बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल में गौड़ वंश शासन करता था, और इस राजवंश का सबसे महान शासक, सबसे प्रमुख शासक कौन होता है भाई? शशांक होता है। ठीक है, तो शशांक सबसे मजबूत शासक होता है। कहा जाता है कि सभी धर्मों को मानता था, यह सब धर्मों को मानता था, लेकिन 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 विशेष रूप से यह शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है। एक साम्राज्य की स्थापना करने वाला बंगाल का यह प्रथम शासक था। तो बंगाल को एक साम्राज्य स्वरूप देने वाला यह पहला शासक था। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो कर्ण सुवर्ण इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में मुर्शिदाबाद जिले के रंगामाटी नामक कस्बा है। तो मुर्शिदाबाद जिले के, अब देखिए ये सब नहीं पूछेगा, रंगामाटी ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी जरूरी हो जाती है। तो बंगाल में जिस समय आप देखेंगे कि कन्नौज और विशेष करके कन्नौज नहीं, थानेश्वर में जिस समय आप देखेंगे वर्धन वंश शासन कर रहा है, आगे चल कर के कन्नौज पर भी वर्धनों का अधिकार हो जाएगा। उस समय बंगाल में आप देखेंगे गौड़ वंश शासन करता है, और गौड़ वंश का सबसे महान शासक शशांक होता है। कहा जाता है कि यह भगवान शंकर का परम भक्त था। जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन जब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने लगता है, हालांकि हर्षवर्धन के बारे में हम बात करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि हर्षवर्धन सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, वह बौद्ध धर्म के अलावा शैव धर्म को भी महत्ता दी, अन्य धर्म को भी महत्ता दी, लेकिन उसका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ अधिक था। तो जब हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की तरफ अब अधिक झुकाव रखता है, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके शासनकाल में आया हुआ था, आप देखेंगे, तब हर्षवर्धन जब बौद्ध धर्म की तरफ अधिक झुकाव रखता है तो इससे कहीं न कहीं अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को नाराजगी होती है, और दूसरे धर्म को अलग राजाओं के द्वारा राज्याश्रय दे दिया जाता है। उसमें बंगाल का शासक शशांक था, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक आस्था और विश्वास था, विशेष करके शैव संप्रदाय, शैव धर्म में। वह इस कदर नाराज होता है और शैव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, हिंदू धर्म को, कि बोध गया पहुंचता है। और बोध गया में कहा जाता है कि जो बट वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने उस वृक्ष को ही काट डाला। हालांकि कहने के लिए यह सत्यता पर खरा नहीं उतरेगा, इतने लंबे समय तक वह वृक्ष नहीं रहा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि उस वृक्ष को इसने क्या किया था? काट दिया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देखेंगे ह्वेनसांग के अनुसार कि उसने बोध गया के बोध वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंक दिया था। क्या करवा दिया? गंगा नदी में फेंक दिया। तो आप इस बात को समझेंगे। और ये वही शशांक है जो मालवा के शासक देव
गुप्त के साथ जो है मिल करके क्या करता है, हर्षवर्धन की बहनोई और हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या। तो कई सारी बातें हैं यहाँ पर। हत्या से इसको कमजोर शासक नहीं मानना है। कहा जाता है कि हर्ष अपने जीवन काल में उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना विजय प्राप्त किया, लेकिन बंगाल को तब तक विजित नहीं कर पाया था जब तक कि बंगाल में शशांक का शासन था। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से समझ लेना है और इसकी महत्ता को और इसकी मजबूती को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसने पाटलिपुत्र मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ जिस पर बुद्ध के पद चिन्ह उत्कीर्ण थे, इसको भी गंगा में फेंकवा दिया। तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि अपने धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था, इसका उन्मुख था और अन्य धर्मों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। इसलिए पहली लाइन जो है कि यह सब धर्म को मानता था, यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हो जाता है और कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए इतना। अब आगे देखिए, कन्नौज में मौखरी वंश शासन कर रहा था। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न बनता है कई बार आपके एग्जाम में कि मौखरी वंश में पहला शासक कौन है या महत्वपूर्ण कौन कौन से शासक हैं। तो आपको याद करना है मौखरी वंश में जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा वह बनेगा ग्रहबर्मन से। किससे बनेगा? ग्रहबर्मन। और यह राजश्री। कहा जाता है कि जो वर्धन वंश के लोग शासन करते थे, वर्धन वंश, ठीक है, स्थानेश्वर में, तो वर्धन वंश में एक शासक होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान होते हैं। एक तो होता है राज्यवर्धन, एक होता है हर्षवर्धन और एक पुत्री होती है राज्यश्री। ठीक है, तो राजश्री का विवाह जो होता है प्रभाकर वर्धन ने ग्रहबर्मन के साथ कर दिया था और इसी ग्रहबर्मन की हत्या जो है आप देखेंगे देवगुप्त कर देता है। कौन करता है? देवगुप्त। किसकी सहायता के साथ? पंगाल नरेश शशांक की सहायता के साथ। तो इसीलिए वर्धन वंश का आप देखेंगे कि देवगुप्त और शशांक से दुश्मनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मौखरियों में विशेष करके ग्रहबर्मन से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और जो राजश्री है यह ग्रहबर्मन से ही ब्याही गई थी और इसकी पत्नी थी। तो बाद में ये पागल हो जाती है, फिर विंध्य के जंगलों में घूमती है, भ्रमण करती है। तो ये सब कहानी तो जब हम वर्धन वंश आपसे बात करेंगे उस टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख शासक की बात करें तो ग्रहबर्मन। तो यहाँ पर वैसे 550 ईस्वी से ही कहानी शुरू जाती है। ईशान बर्मन, शर्ववर्मन, अवंती वर्मन, ग्रहबर्मन, राजश्री और सुचंद्र वर्मा। तो ये शासक हुए, लेकिन इसमें से ग्रहबर्मा को ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, मौखरी वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि मौखरी वंश से रिलेटेड सबसे पहले मौखरी मूलतः गया जिले के निवासी थे। कहाँ के थे ये लोग? गया जिले के निवासी थे। लेकिन ये आकर के बसे कहाँ? इनका शासन क्षेत्र कहाँ रहा? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है। जब कभी आप जाएं तो जरूर देख लें। संस्थापक इस वंश का हरिवर्मा, ठीक है, हरिवर्मा ये संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर शासकों का नाम है, आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये अन्य शासक हैं, लेकिन संस्थापक के रूप में हरिवर्मा होगा। ये महत्वपूर्ण, ये प्रमुख शासक हैं सब। आपके एग्जाम के लिए ग्रहबर्मन पर्याप्त है, ये प्रमुख शासक है, लेकिन संस्थापक की हम बात करें तो हरिवर्मा इस वंश का संस्थापक होता है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में कहा जाता है कि गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका। तो जब गुप्त वंश का समापन हो रहा है या गुप्तों का पतन हो रहा है तो आप वहाँ पर देखेंगे कि उनके ध्वंसावशेष पर जो है मौखरी वंश का भी अभ्युदय हो रहा है। वैसे तो कई क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हो रहा है, लेकिन मौखरी भी उनमें से एक थी। कहा जाता है कि मौर्यकालीन मिट्टी की एक मोहर पर यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न बनता है कि मौर्यकालीन मिट्टी की एक मोहर पर मौखरियों का नाम मिलता है, यानी कि मौखरियों की प्राचीनता बहुत पहले तक बताई जा रही है, लेकिन अब शासन सत्ता में ये गुप्तों के शासनकाल की बात देखे जाते हैं। मौखरियों ने गुप्तों से विवाह संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। देखिए, अब जैसे वर्धन वंश ने शासन सत्ता किससे की थी, जो है वैवाहिक संबंध स्थापित की मौखरियों से, ऐसे मौखरियों ने भी अपनी बहु बेटियों का विवाह अन्य जगहों पर किया, या मौखरी राजवंश के जो राजकुमार थे या जो राजा थे वह अन्य वंशों के साथ किए। उनमें से विशेष करके आप देखेंगे कि गुप्त जो थे, ठीक है, गुप्तों से विवाह संबंध स्थापित कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। तो जो गुप्त थे उस समय उनसे, और इससे पहले जो गुप्त शासक थे
जब वो पतन की ओर अग्रसर थे तो उनके साथ मौखरियों का रिलेशन अच्छा रहा। इसके इतिहास का वर्णन मौखरी वंश यानी कि मौखरी वंश के इतिहास का वर्णन हर्षचरित की बाणभट्ट की रचना में भी मिलता है। तो खैर मैं फिर कह रहा हूँ कि इन छोटे छोटे राजवंशों से परीक्षा में क्वेश्चंस सुमेलित करने के लिए आता है, और उस सुमेलित करने वाले पॉइंट्स को जो है हम विशेष रूप से ध्यान यहाँ पर दिए हुए हैं और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस वंश के प्रमुख शासकों में जैसे कि ईशान वर्मा से शुरू हुआ, हालांकि महत्वपूर्ण शासक की अगर हम बात करें तो ग्रह वर्मा होता है, ठीक है, लेकिन प्रमुख शासक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें ईशान वर्मन से ही कहानी शुरू हो जाती है। यह प्रथम शक्तिशाली शासक था, इस बात को ध्यान देना है। इसने कौन सी उपाधि धारण की भाई? महाराजाधिराज की उपाधि। अच्छा, महाराजाधिराज का मतलब होता है कि वह किसी का सामंतीय शासक नहीं है। महाराजाधिराज का तात्पर्य हो जाता है कि यह किसी का सामंती शासक नहीं है, बल्कि यह राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है महाराजाधिराज। तो इसने उपाधि धारण की। इसका अभिलेख हरहा जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, यहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि ईशान वर्मन ने सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास किया था। सर्ववर्मन की बात कर ले, मौखरी वंश का दूसरा महान शासक था, ठीक है, दूसरा महान शासक सर्ववर्मन था। इसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस शासक के अनेक सिक्के प्राप्त हुए। वह असीरगढ़ से एक मोहर प्राप्त हुई, ठीक है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। देववर्णाक व नालंदा अभिलेख में सर्ववर्मन का उल्लेख राजकीय उपाधियों के साथ हुआ। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि देववर्णाक अभिलेख व नालंदा अभिलेख में जो है वर्मन किस शासक की राजकीय उपलब्धियों का जो है ज्ञान प्राप्त होता है या उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो सर्ववर्मन के बारे में। अब एक शासक होता है अवंती वर्मन। मौखरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। क्या शासक है? अंतिम शक्तिशाली शासक है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहा जाता है कि इसने विरासत में प्राप्त राज्य की सुरक्षा की, यानी कि इसको जो विरासत में राज्य प्राप्त था, इससे पहले जो शासक हुए, जिस साम्राज्य को इसको सौंपा था, दिया था, उस साम्राज्य की सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की। कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन, इसे गृह वर्मा भी कहा जाता है, के साथ किया था। अब आपको याद होगा, ठीक है, कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन के साथ किया। कहा जाता है कि अवंती वर्मन के समय में 2 गुट बन गए थे पूरे भारत में। एक गुट में देखिए मालवा के उत्तरवर्ती गुप्त गौड़ का शशांक एक साथ, और दूसरे गुट में वर्धन वंश तथा मौखरी वंश एक साथ। तो जब अवंती वर्मन शासन कर रहा था उस समय 2 गुट उभर करके सामने आए। एक गुट में मालवा का उत्तर गुप्त तथा गौड़ का शशांक, और दूसरे गुट में वर्धन तथा मौखरी आए। अब यही ग्रुप बनता है और कहीं न कहीं में आप देखेंगे युद्ध की संभावना परिहार्य हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में हमने आपसे बात किया था मौखरियों में, तो गृहवर्मन। कहा जाता है कि मौखरी वंश का अंतिम राजा था। हालांकि यहाँ पर आपको इस पॉइंट को दिखाएंगे कि अवंती वर्मन, ठीक है, अवंती वर्मन के जो है यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पर सुचंद्र वर्मा एक शासक होगा आगे चल करके, जो अवंती वर्मा का पुत्र व ग्रह वर्मा का छोटा भाई, यानी कि ग्रह वर्मा का छोटा भाई भी है जो ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद शासक बनेगा, लेकिन उसके बारे में इतिहास मौन है, इसीलिए ग्रह वर्मन को ही मौखरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है। कहा जाता है शशांक और मालवा के उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी, तथा उसकी पत्नी राजश्री को कैद कर लिया। और ये राजश्री थी कौन? ये हर्षवर्धन की बहन थी, यानी कि वर्धन वंश की पुत्री थी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 गुट बनता है, एक गुट में मौखरी और वर्धन होंगे, एक गुट में आप देखेंगे मालवा और बंगाल होगा। कहा जाता है कि जब गृहवर्मन की हत्या कर दी गई तथा उसकी पत्नी राजश्री को कैद कर लिया गया, तो उस समय कहानी एक अलग मोड़ पर आएगी, जिसको वर्धन वंश में ही हम आपको बता पाएंगे, यहाँ नहीं बता पाएंगे। कहा जाता है कि राजश्री भी आगे चलकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और राजश्री निसंतान थी। जो निसंतान थी, अतः गृहवर्मन की हत्या के साथ ही मौखरी राजवंश का अंत हो गया। बाद में हर्षवर्धन ने वर्धन
और मौखरी राज्य को एक कर कन्नौज पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। तो और उसी को कन्नौज को राजधानी बना लिया था। वैसे तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी तो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसने जो है कन्नौज को राजधानी बना लिया। कब? जब ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है और चूंकि उसकी बहन निसंतान थी तो पूरा साम्राज्य खाली था और उस पर जो है फिर हर्षवर्धन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। या यूँ कहिए कि उसकी बहन ने हर्षवर्धन से कहा कि आप कन्नौज का भी साम्राज्य और शासन सत्ता को देखते रहिए। तो खैर यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद राजश्री के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रहवर्मन के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी राजश्री कन्नौज की शासिका बनी। लेकिन होता क्या है कि राजश्री कन्नौज की शासिका तो बनती है, लेकिन वो महिला थी, शासन सत्ता को बहुत बेहतर ढंग से नहीं चला पाती है और कहीं न कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त भी रहती है। तो ऐसे में शासन सत्ता को चलाने का कार्य राजश्री का भाई हर्षवर्धन करता है और फिर उसके बाद राजश्री के बाद हर्षवर्धन कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। खैर कन्नौज उसी का हो जाता है और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित हो जाती है और यहीं से लगभग पूरे भारत में एक तरीके से कहिए कि शासन सत्ता की शुरुआत होती है। चीनी स्रोतों के अनुसार राजश्री व हर्षवर्धन कन्नौज के शासक पर संयुक्त अधिकार किए, यानी कि भाई बहन तो अपने भाई को बुलाती है और संयुक्त रूप से शासन सत्ता चलता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। सबसे पहले वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, उसके बाद कन्नौज हो गई। कहा जाता है कि इसी राजवंश का एक और शासक होता है ग्रहवर्मन के बाद, सुचंद्र वर्मा। लेकिन सुचंद्र वर्मा के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी कहा जाता है कि यह ग्रहवर्मन का छोटा भाई था। तो इसके बारे में भी इतना समझ लीजिए सुचंद्र वर्मा फिर अंतिम शासक माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः ऑप्शन में ग्रहवर्मा ही आपको दिया जाएगा। तो सुचंद्र वर्मा अवंती वर्मा का पुत्र, ग्रहवर्मा का छोटा भाई था। सुचंद्र वर्मा कन्नौज के मौखरी वंश का अंतिम शासक मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में दिया रहता है सुचंद्र वर्मा तो सुचंद्र वर्मा सही होगा, नहीं तो ग्रहवर्मन सही माना जाएगा। इसके बाद मौखरियों का स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में हम लोगों ने सामान्य परिचर्चा की। कम समयों में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास को रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपने यहाँ पर देखा, पुनः एक बार बता दूं कि नए राजवंशों में अब यहाँ तक की बातों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो एक विस्तृत व्याख्या होगी जिसमें बहुत सारी कहानियों का जुड़ाव होगा वह होगा थानेश्वर के पुष्यभूत के अंतर्गत, यानी कि वर्धन वंश की। क्योंकि आज की क्लास से ये होगा कि जब मैं आपको वर्धन वंश पढ़ाऊँगा, हर्षवर्धन, तो वहाँ पर मैं आपको कन्नौज का भी जिक्र करूँगा, फिर बंगाल का भी जिक्र करूँगा, वल्लभी और मालवा का भी जिक्र करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आप वर्धन वंश को समझ पाएंगे। देखिए एक बात और आप समझ लीजिए बड़ी बारीकी से, गुप्त शासन सत्ता के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर करके आती हैं, इनमें से अंततः थानेश्वर का जो पुष्यभूत वंश है वही इन सबको अपने नियंत्रण में ले लेता है। सबको अपने नियंत्रण में लेकर के उत्तर भारत में कहीं न कहीं चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभ्युदय होता है। तो आने वाले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जो है फिर वर्धन वंश के बारे में डिटेल में बात करेंगे और वहाँ पर बिल्कुल कई सारे पॉइंट्स लिख करके आपके बीच में रखे जाएंगे। तो आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे वर्धन वंश के बारे में बात करेंगे और यही वर्धन वंश जो है वह पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से? पुष्यभूति वंश। और इनका अभ्युदय कहाँ हुआ था साहब? तो इनका अभ्युदय होगा थानेश्वर में, इसी को स्थानेश्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को विशेष रूप से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करने का प्रयास करिए, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए और बेहतर टेस्ट दीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जरूर मुझे आप मैसेज करें। धैर्य रखिए, एक एक कदम आगे बढ़िए, सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। और बाकी कभी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।